हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। और आज हम बात करेंगे रेगुलर की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। तो आज है 20 जुलाई 2024 और हम लेकर के आए हैं आज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जो कि आने वाला एग्ज़ाम UPP का भी लगा हुआ है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो पे आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए। और अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वो आप तक बहुत ही जल्द तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस है, नेशनल फुटबॉल डे, यह कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 16 जुलाई, बी ऑप्शन है 17 जुलाई, सी ऑप्शन है 18 जुलाई और डी ऑप्शन है 19 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 19 जुलाई को राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया गया। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं, राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 19 जुलाई, ये 19 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस। आगे अगर हम बात करें तो भारत में हर साल 19 जुलाई को राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 19 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। और यह जो मनाने का उद्देश्य है या क्यों मनाया जाता है, तो यह जो दिवस है, यह दिन भारतीय फुटबॉल के प्रति जुनून और समर्पण का प्रतीक है। और मतलब भारत के अंदर अधिक से अधिक लोग फुटबॉल के लिए जागरूक हों, फुटबॉल खेलने में उनकी रुचि बढ़े और फुटबॉल के प्रति उनका समर्पण बढ़े, इसके लिए यह जो दिवस है भारत में यह मनाया जाता है। बात करें तो इस दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई थी, तो यह जो दिवस है राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस, इसके मनाने की शुरुआत 2014 में हुई थी और तभी से 19 जुलाई को यह जो राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस है यह मनाया जाता है। 2024 की थीम की बात की जाए तो इस वर्ष की थीम है यूनिटी थ्रू फुटबॉल। इस वर्ष की इसकी थीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, क्योंकि जो थीम्स होती हैं किसी भी दिवस की, उसकी अगर थीम छोटी होती है तो उसके पूछे जाने की जो संभावना है वो 80 से 90% तक की बढ़ जाती है। तो इस बार भी यूनिटी थ्रू फुटबॉल जो है, थीम छोटी होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किसे BSNL का CMD नियुक्त किया है? यानी कि आए दिन आप देखते हैं, न्यूज़ में पढ़ते भी होंगे, BSNL जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चों में है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरे हुए हैं। और इसी बीच एक और खबर निकल के सामने आई है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, इन्होंने BSNL का जो CMD है, CMD को पुनः नियुक्त किया गया है। एक मतलब नया CMD जो है नियुक्त कर दिया गया है। तो कौन है जिनको इस नए पद पर नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है आरती बिष्ट, बी ऑप्शन है रॉबर्ट जी रवि, सी ऑप्शन है दिलीप माथुर और डी ऑप्शन है संजीव जैन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो रॉबर्ट जी रवि हैं ये BSNL के नए CMD नियुक्त कर दिए गए हैं। आगे अगर हम बात करें BSNL कनेक्टिंग इंडिया, तो सरकार ने रॉबर्ट रवि को BSNL के नए CMD का कार्यभार सौंप दिया गया है और ये नए CMD बन करके आए हैं। BSNL में यह रवि का दूसरा कार्यकाल होगा। वे सरकारी कंपनी में करीब 6 साल तक एडिशनल जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत रहे हैं। यानी कि यह जो BSNL है इसमें वो करीब 6 साल तक एडिशनल जनरल मैनेजर यानी कि AGM एडिशनल जनरल मैनेजर के पद पर ये कार्यरत रहे हैं और अब इनको BSNL का CMD नियुक्त कर दिया गया है। इनकी क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी, तो ये आने वाले समय में इसको और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, इसको 4G की कनेक्टिविटी अधिक से अधिक पहुंचाएंगे, 5G में इसको कन्वर्ट करेंगे, इत्यादि सारे कार्य इन्होंने बताए हुए हैं कि इन सारे कार्यों को ये पहले पूरा करेंगे। बात करें अगर BSNL की तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंटेड कंपनी है BSNL, और अभी ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि जो और जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, चाहे वो जियो हो, चाहे एयरटेल हो या VI हो, ये सभी जो कंपनियां हैं इन्होंने लगातार जो अपने दाम हैं रिचार्ज के वो जब बढ़ाए हुए हैं, तो उसके बाद से क्या हुआ है कि जो भी उपभोक्ता हैं, जो भी कस्टमर हैं, वो BSNL की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा BSNL में गए हुए हैं। तो इसके लिए जो BSNL है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही है और सुर्खियाँ बटोरी भी हुई हैं। इसीलिए यह जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है?
यानी कि ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने शहरी क्षेत्रों में यानी कि शहरों में जो नक्सलवाद है उस पर अंकुश लगाने के लिए, जो आतंकवाद है, नक्सलवाद है, इन सब को रोकने के लिए, इन सब पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो ए ऑप्शन है सिक्किम, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो महाराष्ट्र सरकार है इसने क्या किया है कि शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक नया विधेयक पेश किया। विधेयक में संदिग्ध व्यक्तियों की विभिन्न गतिविधियों को लक्षित किया जाएगा, यानी जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं जो कि नक्सलवाद से मतलब समझा जाएगा कि जो नक्सलवाद से रिलेटेड है लगभग उन संदिग्ध व्यक्तियों की जो भी गतिविधियां होंगी उन पर ध्यान रखा जाएगा, जिनमें सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और कानून के प्रशासन में हस्तक्षेप, जनता में भय, आशंका उत्पन्न करना, कानून की अवज्ञा को प्रोत्साहित करना या उनका प्रचार करना आदि शामिल हैं। यानी इन सब गतिविधियों में अगर कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो उसको संदिग्ध व्यक्ति की श्रेणी में डाला जाएगा और उसकी जो भी गतिविधियां होंगी उन पर नज़र रखी जाएगी। तो इसके लिए जो महाराष्ट्र सरकार है उसने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए, उसे रोकने के लिए एक नया विधेयक उसने पेश किया हुआ है। बात करें अगर महाराष्ट्र सरकार की, तो महाराष्ट्र जो कि है यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं जो कि शिवसेना पार्टी से हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? यानी कि जो सेकंड एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन है ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भारत है, भारत दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करेगा, इसको होस्ट करेगा। आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं, इंडिया टू होस्ट सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, यानी कि जो इंडिया है यह सेकेंड होस्ट करेगा एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, यानी मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है इसकी मेजबानी करेगा। और भी किस पर? भारत नागरिक उड्डयन पर, यानी नागरिक उड्डयन पर जो भारत है वह दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह बैठक कब होगी? तो यह 11 और 12 सितंबर को यह बैठक होगी, या इसका सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें चीन और पाकिस्तान सहित लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, यानी कि चीन और पाकिस्तान को मिला करके 40 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल होंगे। अगर पहले एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बात करें तो जो पहला एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन था वह 2018 में बीजिंग में आयोजित किया गया था और अब सेकंड वाला भारत में आयोजित किया जा रहा है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तो वे 2 कौन कौन से न्यायाधीश हैं जिनको नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है कोटेश्वर सिंह, बी ऑप्शन है आर महादेवन, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन है सुमंत सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोटेश्वर सिंह और आर माधवन दोनों लोगों को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। आप यहाँ पे आर्टिकल में देख भी सकते हैं। और अगर हम बात करें तो जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और अब इनके जाने के बाद वर्तमान में जो जजों की संख्या है सुप्रीम कोर्ट में वो 34 हो गई है, यानी कि 34 टोटल जजों की संख्या हो गई है। जस्टिस जो एन कोटेश्वर सिंह हैं ये मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाले पहले न्यायमूर्ति होंगे, यानी कि पहले ये न्यायाधीश होंगे। कौन? जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। ये मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले ये पहले न्यायाधीश हैं। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में तो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़ जी जो हैं, यानी कि माननीय मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं वो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रस्तोता अपर्णा वस्तारे का निधन हुआ, वे कौन थी? यानी कि इनका नाम था प्रस्तोता अपर्णा वस्तारे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। वो कौन, ये कौन थी, किससे रिलेटेड थी? तो ए ऑप्शन है फुटबॉलर, बी ऑप्शन है अभिनेत्री, सी ऑप्शन है लेखिका और डी ऑप्शन है एथलीट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये अभिनेत्री थी। प्रस्तोता नाम इनका क्या है? प्रस्तोता अपर्णा वस्तारे इनका पूरा नाम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कन्नड़ एक्टर थी। तो कन्नड़ एक्टर
प्रस्तोत्तर अपर्णा वस्तारे, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो कन्नड़ की जो मशहूर अभिनेत्री नम्मा मेट्रो की घोषणाओं के पीछे की जानी मानी आवाज़ अपर्णा वस्तारे का 57 साल की उम्र में निधन हो गया है। यानी कि जानी मानी अभिनेत्री तो थी ही, साथ में नम्मा मेट्रो की जो भी घोषणाएं होती थी उनके पीछे जो आवाज़ होती थी वह अपर्णा वस्तारे की होती थी। और इनका अभी हाल ही में 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। निधन का इनका कारण बताया जा रहा है कि इनका 11 जुलाई को फेफड़ों के कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि लंग्स कैंसर इनको हुआ था, जिसके कारण 11 जुलाई को इनका निधन हो गया है। बात करें तो 1984 में इन्होंने पुटुन्ना कनागल की जो अंतिम फिल्म थी मसनदा हुबू से इन्होंने सिनेमा में पदार्पण किया था। यानी कि इनकी जो फर्स्ट मूवी थी वह थी मसंदा हुबू। इसी फिल्म के साथ इन्होंने कन्नड़ सिनेमा के जगत में या सिनेमा जगत में इन्होंने डेब्यू किया हुआ था। तो अभी इनका हाल ही में 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी कि सीईओ का क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया गया है? तो ए ऑप्शन है उदित नारायण, बी ऑप्शन है सुमंत सिन्हा, सी ऑप्शन है निर्मल चौधरी और डी ऑप्शन है आर महादेवन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सुमंत सिन्हा जी हैं इनको सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे आर्टिकल में देख भी सकते हैं, सुमंत सिन्हा जी हैं और इनको ही अभी हाल ही में जो सीईओ क्लाइमेट लीडर्स अलायंस है इनका सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रिन्यू के चेयरमैन और सीईओ, यानी कि पहले रिन्यू के चेयरमैन और सीईओ थे सुमंत सिन्हा, इनको सीईओ क्लाइमेट लीडर्स के गठबंधन का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व आर्थिक मंच की पहल पर विश्व का सबसे बड़ा सीईओ नेतृत्व वाला जलवायु गठबंधन, जिसमें 12 उद्योगों के 130 सीईओ शामिल हैं, जो $4 ट्रिलियन के राजस्व और 5.2 गीगाटन कार्बन उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी कि 112 उद्योग जो हैं उसमें के 130 सीईओ जो हैं इसमें शामिल होंगे। जो भी विश्व आर्थिक मंच की जो पहल होगी उसमें सबसे बड़ा सीईओ नेतृत्व वाला जलवायु गठबंधन का आयोजन किया जाएगा। इसी में क्लाइमेट लीडर्स अलायंस का सह अध्यक्ष सुमंत सिन्हा को नियुक्त किया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी हुई है? तो ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी हुई है। आप यहाँ आर्टिकल में देख भी सकते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इन्होंने ही मुंबई में भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी हुई है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा 16,000 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली जो ट्विन टनल परियोजना है इसकी यात्रा समय को 1 घंटे से घटाकर केवल 12 मिनट कर देगी। यानी कि जो 16,000 करोड़ रुपए की परियोजना में लगा हुआ है, यानी कि इसकी लागत आई हुई है 16,000 करोड़ रुपए की। और यह जो ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना है इसके बनने से जो यात्रा का समय होगा वह 1 घंटे से घटकर केवल 12 मिनट का हो जाएगा। यानी जहाँ पर पहले 1 घंटे लगते थे अब वहाँ पर 12 मिनट में ही ये जो यात्रा होगी वह संपन्न हो जाएगी। दूरी कम करने के लिए टनल का जो निर्माण है वह संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जा रहा है। यानी कि जो संजय गांधी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में, वहां उसी के नीचे यह जो टनल है इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ? तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण कोरिया में अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आगे हम देखते हैं कि अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में शुरू हुआ है। यानी दक्षिण कोरिया का एक शहर है बुसान, यहीं पर ही अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है। आगे बात करें तो कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे KASA के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे कासा के नाम से जानते हैं, KASA कासा के नाम से इसे जानते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है
कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अनुसार 60 देशों के लगभग 3000 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और उद्योग के अधिकारियों ने अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं वैज्ञानिक सभा में भाग लिया हुआ है। यानी कि 60 देशों के 3000 अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, वह इस सम्मेलन में, वैश्विक सम्मेलन में आए हुए हैं, इन्होंने भाग लिया हुआ है। अब यहाँ पर दक्षिण कोरिया आया हुआ है। तो चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं दक्षिण कोरिया की स्थिति और देखते हैं दक्षिण कोरिया वर्ल्ड मैप में कहां पर है। तो चलिए घुमा करके लेके आते हैं हम दक्षिण कोरिया को। तो अब हम आए हुए हैं वर्ल्ड मैप में, और वर्ल्ड मैप में दक्षिण कोरिया की स्थिति जानने से पहले सबसे पहले हम आएंगे अपने प्यारे भारत की तरफ। तो ये हमारा अपना प्यारा भारत, और यहाँ से अगर हम चलते हैं इधर चाइना की तरफ, तो यहाँ से आएंगे हम नेपाल, नेपाल से इधर चाइना, और चाइना से इधर होते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे साउथ कोरिया। सबसे ऊपर आपको दिखेगा नॉर्थ कोरिया और नीचे आपको यहाँ डॉट ये दिखेगा साउथ कोरिया। और यहाँ पर ये जो एक लाइन होती है 38 पैरेलल लाइन, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है, इन दोनों को अलग करती है। और यहाँ पर नीचे ही आपको दिखेगा साउथ कोरिया। ये साउथ कोरिया जो है, ये अपना जो बॉर्डर है ये नॉर्थ कोरिया से शेयर करता है, और ये यहाँ पर इसकी स्थिति है। आप इसके बॉर्डर भी देख सकते हैं, ये बॉर्डर एरिया है इसका, ये साउथ कोरिया है। और इसकी जो राजधानी होती है वह होती है सियोल। इसकी राजधानी क्या होती है? इसकी राजधानी होती है सियोल। आगे हम बात करें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने वर्ल्ड मैप में देख लिया नॉर्थ कोरिया की पोजीशन। सबसे ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया, और इसी के जस्ट नीचे लगा हुआ है ये है साउथ कोरिया, और इसकी राजधानी होती है सियोल। सियोल इसकी राजधानी होती है। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। यानी कि केवल 24 घंटे में 11 लाख पेड़ लगाए गए हैं, और ये लगा करके नया जो विश्व रिकॉर्ड है वह कायम किया गया है, नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है इंदौर, और डी ऑप्शन है लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में बी, यानी कि इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है यहाँ पर मात्र 24 घंटे में 11 लाख पेड़ लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में पौधारोपण का रिकॉर्ड बना है, और इंदौर शहर में 12 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे रोपे गए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने इंदौर में मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनको यह अवार्ड दिया हुआ है। बात करें इंदौर की, तो देश का यह सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, और इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 51 लाख पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया था इन्होंने, उसके तहत इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है, और इसी के तहत अभी 11 लाख से अधिक जो पौधे हैं वह लगाए गए हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।